हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। और अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे। और कहीं कोई दिक्कत आ रही होगी तो आप मेरे से पूछना ज़रूर, ठीक है भाई। हालांकि आएगी नहीं कोई दिक्कत, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। जिसमें हमने ये सारा काम कर लिया था, ठीक है। और इसमें कोई इशू हो डायग्राम को लेके तो आप मेरे को कमेंट कर देना। हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके थे, यानी कि E1 फाइंड आउट कर चुके थे कि E1 कितना है, और E2 भी फाइंड आउट कर चुके थे। मुझे याद बताना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। मैंने हालांकि बता दिया था कि जो नेट या रिजल्टेंट फील्ड होगा वो इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है, यानी कि इस डायरेक्शन में होगा। समझ में आ रही है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। तो इस डायरेक्शन में दो कंपोनेंट दिख रहे हैं आपको, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। बाकी ये जो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा है वो कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल हो जाएंगे? कैंसिल इसलिए हो जाएंगे भाई क्योंकि हमने कल ही निकाला है E1 E2 और दोनों ही इक्वल आ रहे हैं। मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड में तो दोनों इक्वल हैं, और मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल हैं, और साइन थीटा है, अपोजिट डायरेक्शन है। दैट मीन्स ये E1 sin थीटा कॉम्पोनेंट इस E2 sin थीटा कॉम्पोनेंट को कैंसिल कर देगा, और रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा? E1 cos थीटा को E2 cos थीटा के साथ जोड़ के सम करके निकलेगा, ठीक है। देखो तो जरा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं केवल, चलो मैं डायरेक्शन की भी बात कर लेती हूँ, तो वो होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब आप उसका रीजन दो। अभी तक हमने नंबर कितने लिख दिए थे इक्वेशन में? नंबर तो कुछ लिखा ही नहीं है ना। नहीं लिखा तो इनको तो जरूरत भी नहीं है। इसको 1 डाल दो, इसको 2 डाल दो, समझ में आ गई। और इसको हम डालेंगे 3। अब हम बताएंगे सिंस the component of electric field along equatorial line that are E1 sin theta and E2 sin theta will be cancelled out since E1 इज इक्वल टू किसके है? E2 के। मैग्नीट्यूड में तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है, और दोनों की डायरेक्शन क्या है? एंड डायरेक्शंस आर अपोजिट, ठीक है। तो इन दोनों कंपोनेंट में मैग्नीट्यूड E1 E2 इक्वल है ना, और डायरेक्शन दोनों की हमने देख लिया डायग्राम में, दोनों की अपोजिट है। तो ये दोनों कंपोनेंट तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो जो रिजल्टेंट है दैट विल बी सम ऑफ E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा, यानी कि इन दोनों कंपोनेंट के सम के इक्वल होगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब देखें आप, यहाँ पे भी आप वेक्टर लगा दो, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मैं वैल्यू रख रही हूँ किस किस की? नाउ बाय इक्वेशन थर्ड इक्वेशन को मैं वापस रिकॉल कर रही हूँ। इसमें E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर और cos थीटा को मैंने क्या ले लिया? कॉमन। दोनों में कॉमन आ रहा है cos थीटा, तो ठीक है। अब E1 किसके बराबर है? मैग्नीट्यूड में। अच्छा, डायरेक्शन और देख लो, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? क्या आप मेरे को बता सकते हो इसकी डायरेक्शन कहाँ है? ये कौन सी वाली डायरेक्शन है भाई? अच्छा, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो यहाँ से यहाँ होगी P कैप। ये तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, यानी कि ये तो डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट हो गई, क्योंकि हम जानते हैं नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट हो गई। तो ये डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट है, तो ये डायरेक्शन कौन सी है? अपोजिट टू द डायपोल मोमेंट, यानी कि इसको मैं क्या लिखूंगी? माइनस P कैप लिख दूं तो कोई दिक्कत? कैप मतलब डायरेक्शन। यहाँ पे वेक्टर इसलिए लगाया है क्योंकि ये किसकी है? डायपोल मोमेंट की। डायपोल मोमेंट खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जब हम केवल P कैप लिख रहे हैं दैट मीन्स कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन की जस्ट उल्टी है, यानी कि रिवर्स। इसलिए मैंने क्या लगा दिया? माइनस P कैप। समझ में आ गई बात आपको? और साथ में क्या लिख दोगे आप? माइनस P कैप। समझ में आ गई? अब आप लिखो, आप बता चुके हो कि E1 इज इक्वल टू E2 है। तो अगर मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात करती हूँ इसकी भी,
केवल, तो इसका मतलब दोनों बराबर हो जाएंगे, तो मैं इसको 2E1 लिख दूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है। E1 इज इक्वल टू E2 है और साथ में कॉस थीटा। क्योंकि मैं केवल मैग्नीट्यूड लिख रही हूँ इसलिए मैं इसके साथ माइनस पी कैप नहीं लगा रही इस इक्वेशन में, क्योंकि मैंने केवल मैग्नीट्यूड लिखा है, डायरेक्शन तो लिखी नहीं। जब डायरेक्शन लिखी है तो केवल डायरेक्शन लगाइए, जब मैग्नीट्यूड लिखा है तो मैंने मॉड्यूलस लगा दिया उसके साथ में। समझ में आ गई बात। इक्वेशन नंबर हो गई आपकी 4। अब आपका काम क्या है, अब आपका काम है ये कॉस थीटा फाइंड आउट करना, क्योंकि मुझे E1 तो पता है, E1 तो मैं यहाँ से लिख दूंगी, पर मुझे क्या नहीं पता, मुझे ये कॉस थीटा नहीं पता। ठीक है, तो फटाफट से फाइंड आउट कर लेते हैं कॉस थीटा। नाउ बाय डायग्राम, अब डायग्राम में देखेंगे और ढूंढेंगे कि कॉस थीटा कितना है। देखो तो जरा, थीटा कौन सा एंगल है, उसी से कॉस थीटा निकलेगा। दोनों ट्रायंगल दिख रहे होंगे आपको, AOP और BOP, दोनों में थीटा है, तो दोनों में से किसी भी ट्रायंगल से आप कॉस थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वल आएगा, आप उसके लिए मत घबराओ, इक्वल ट्रायंगल आएगा, इक्वल वैल्यू आएगी, क्योंकि ये भी A है, ये भी A है, ये दोनों में कॉमन है R, ये जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस ये है। समझ में आ गई। तो किसी से भी निकाल लो, मैं ट्रायंगल AOP से निकाल रही हूँ, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, तो कॉस थीटा कैसे निकलेगा, बाय ट्रायंगल AOP। ठीक है, AOP ट्रायंगल से कॉस थीटा निकालो जरा। कॉस थीटा मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटे कर्ण। ये आधार है, ये आपका हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। बेस का नाम क्या है, OA, और इसका नाम क्या है, AP। तो मैं क्या लिख दूं, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि OA अपॉन AP। OA की डिस्टेंस कितनी है, A, ये लो, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, √R² प्लस A²। समझ में आ गई। वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे, वैल्यू इक्वेशन नंबर कितनी हो गई है हमारी, 5। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 5 को कहाँ रखूंगी, इक्वेशन 4 में, यानी कि E1 की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू रखनी है यहाँ पे। लेकिन केवल मैग्नीट्यूड, ध्यान रखना E1 का मुझे केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैं डायरेक्शन नहीं बताऊंगी। समझ में आ गई बात आपको। ठीक है, देयरफॉर पुट इक्वेशन 1 ब्रैकेट में लिख रही हूँ मैग्नीट्यूड एंड इक्वेशन 5 इन 4 में रख रही हूँ मैं। ठीक है, तो आपके पास E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 2, E1 मतलब KQ अपॉन R² प्लस A²। ये तो हो गई E1 की वैल्यू, डायरेक्शन में नहीं बता रही। और ये हो गया आपके पास A अपॉन R² प्लस A² का अंडर रूट। समझ में आ गई। तो ये आपके पास कितना आ गया, 2। अच्छा, एक काम और करते हैं, K को तो बाहर ले लो, अंदर ले जाओ, Q इंटू 2A। Q 2 को मैं इसके साथ ले गई, पावर कितनी हो गई नीचे, R² प्लस A² की पावर 3/2, क्योंकि 1 पावर इसकी, हाफ पावर इसकी, 3/2 पावर हो गई। ये क्या है भाई, ये है आपका सिंस स्मॉल p इज इक्वल टू Q इंटू 2A, यानी कि जो हमने डायपोल लिया है, इस डायपोल का डायपोल मोमेंट कितना होगा, Q इंटू 2A ही तो होगा भाई। Q चार्ज का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस कितनी है, 2A। दोनों में से किसी चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, मैग्नीट्यूड तो Q ही है दोनों का, एक का लेना है बस। Q डिस्टेंस है 2A। समझ में आ गई। तो आपका यहाँ पे मैं P लिख सकती हूँ, तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया, KP अपॉन R² प्लस A² की पावर 3/2। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे, इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, देन A² विल बी नेग्लिजिबल। ठीक है, तो A² को छोड़ देंगे। अब ये हमने पिछले उसमें भी किया था, जब हमने एक्सीएल निकाला था तो भी हमने यही किया था, यानी ठीक है। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, KP अपॉन R² की पावर 3/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, KP अपॉन R³। ठीक है, इसका मतलब आपके पास जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ गया, KP अपॉन R³। और अगर आप डायरेक्शन के साथ लिखोगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई ये नेट आया है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, तो वो कितना आएगा, KP अपॉन R³, और डायरेक्शन तो -p कैप है ही।
समझ में आ गई बात आपको? तो आप याद करो कि जब आपने एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, आप नोट्स बना रहे होगे तो पन्ने पलट के देखना, ठीक है। ये तो कौन सा है, इक्विटोरियल, यहाँ पे आप लिखना इक्विटोरियल, ठीक है। तो हर जगह जहाँ पे आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हो वहाँ पे इक्विटोरियल लिख देना, EQ, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकाला है हमने, इक्विटोरियल लाइन पे निकाला है। समझ में आ गई बात आपको? तो ये इक्विटोरियल निकल गया। आपको याद है ई एक्सियल हमने कितना निकाला था, वो था 2kp/r³, और ये कितना आया है, kp/r³, ठीक है। मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ मैं, डायरेक्शन को मैं नहीं लिख रही हूँ। तो जब भी मैं खाली ई लिख दूँ या इसके साथ मॉडुलस लगा दूँ तो दैट मीन्स कि मैग्नीट्यूड बात कर रही हूँ, है ना। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड का आधा होता है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि एक्सियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्वेटोरियल का डबल होता है। दोनों ही बातें कह सकते हो आप। तो आप ये भी कह सकते हो, देखो ना एक्सियल के साथ तो 2 आ रहा है, इसके साथ नहीं आ रहा, तो एक्सियल इसका डबल होता है। या यूं कह दो कि इक्वेटोरियल जो होता है वो इसका आधा होता है। समझ में आ गई? तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, एग्जाम में घुमा करके पूछ लेते हैं, प्रूव दैट फॉर इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ डायपोल इज हाफ ऑफ द एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऐसे भी पूछ सकता है, प्रूव दैट एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज डबल ऑफ द इक्वेटोरियल फील्ड। समझ में आ गई बात आपको? तो हमने दोनों जो टॉपिक पढ़े हैं अब तक, उन दोनों टॉपिक्स को हमने क्या कर लिया, आपस में रिलेट कर दिया कि हमने जो दोनों टॉपिक में, एक तो हमने निकाला है कहाँ पे, इक्वेटोरियल, एक तो हमने एक्सिस पे ही निकाला था जिसमें हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन दिखाई थी किसी बिंदु कैपिटल P पे, ठीक है। समझ में आ रही बात? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था बिंदु P पे, ठीक है, जो कि किसके अक्ष में ही था, किसके अक्ष में था, इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के ही अक्ष में था। लेकिन ये इक्वेटोरियल लाइन में हमने पॉइंट माना है P, इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा उसको बोलेंगे इक्वेटोरियल फील्ड, जबकि ये वाला था एक्सियल फील्ड, क्योंकि ये डायपोल मोमेंट की अक्ष पे ही निकाला था। यानी कि ये बिंदु P डायपोल मोमेंट की अक्ष पे था और यहाँ पे ये बिंदु P इक्वेटोरियल लाइन पे है। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि इक्वेटोरियल लाइन पे जो फील्ड होता है वो एक्सियल का हाफ होता है, या एक्सियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्वेटोरियल का डबल होता है। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है भाई, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट, ठीक है। तो हमने ये देख लिया, हम नोट डाल के क्या लिख सकते हैं, हम ये एक तो नोट ये हो गया, नोट का फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट देखें, सेकंड पॉइंट ये है कि चाहे कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो r³ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वो ऐसे भी कह सकता है कि प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r³। समझ में आ गई बात आपको? तो आप देख लेना नंबर कितने नंबर का है, ज़्यादा नंबर का है तो दोनों बता देना, या फिर दोनों में से किसी एक पे बता देना। समझ में आ गई? अगर वो नाम ही कह देता है कि एक्सेल पे, एक्सिस पे ही निकालिए या इक्वेटोरियल पे निकालिए, तो जो पर्टिकुलर उसने दे दिया वो ही करना है। समझ में आ गई बात? तो हमने दोनों चीज़ें क्लियर कर दी यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको, उसको आप ट्राई करना, फिर मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। क्वेश्चन आप देख लो, क्वेश्चन है ये, ठीक है, टाइम मेरे पास लिखने का है नहीं, तो आप ये देख लो, 2 पॉइंट चार्ज 5 माइक्रोकुलाम और -5 माइक्रोकुलाम आर प्लेस एट 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर, किस डिस्टेंस पर, इक्वेटोरियल लाइन पर डिस्टेंस कितनी है, 0.30 मीटर, एक्सियल लाइन पर कोई डिस्टेंस नहीं है, इक्वेटोरियल पर है। आपको ये क्वेश्चन, अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रख देना, एक्सियल पर क्या फॉर्मूला था और इक्वेटोरियल पर क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला रख देना, आराम से हो जाएगा। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, ठीक है भाई, इसको करके लाना इस क्वेश्चन को, और बाकी तो मैं सोल्यूशन तो करवाऊंगी, बाकी आप करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, ओके, थैंक यू भाई। नेक्स्ट जो वीडियो है हमारा, उसमें हम टॉर्क निकालेंगे, डायपोल की वजह से बलाघूर्ण निकालेंगे, और वो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है, थैंक यू।